मेहनत से पेपर दे के आया हूँ और भाई मेरा दिमाग थोड़ा खराब है इसको देख के। पेपर को कुछ चीज़ ऐसी है जो मेहनत करना पड़ी और भाई अब वो रात का संघर्ष होने के बाद क्योंकि बारिश इतनी पड़ी और जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कट गई और इलेक्ट्रिसिटी कटने के कारण हमारी प्रिपरेशन भी नहीं हो पाई, जिसके बाद मेरे पास आखिरी ऑप्शन बचे भगवान, और भगवान की शरण में पहुंच गया और भगवान से कहीं ना कहीं प्रार्थना की भगवान आज आप संभाल लो पेपर। रोज़ मैं यही बात कहूँगा भगवान आप संभाल लो पर आज भी आप संभाल लो क्योंकि मेरी प्रिपरेशन हो पाई, जिसके बाद मैं घर से निकल गया। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। तो भाई घर से तो मैं निकल चुका था, पर घर से निकलने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा डर था क्योंकि भाई रात में कुछ पड़ा नहीं और भाई बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब है। जिसके बाद मैंने कहीं ना कहीं जो शॉकिंग चीज़ देखी, भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया। रात इतनी बारिश पड़ी और इतना तूफान आया और इतनी आंधी आई जिसके कारण भाई पेड़ जो है टूट चुके हैं और आप देख सकते हो भाई रास्ते में गिरे हुए पेड़ हैं और एक ही पेड़ नहीं, बहुत ही सारे पेड़ जिनका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इतने पेड़ भाई टूटे हुए थे और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही थी। अगर तो मैं अपनी बात करूँ तो भाई मुझे इतना इफ़ेक्ट किया कि भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि यार कितनी मेहनत से पेड़ लगाए और कहीं ना कहीं पेड़ जो है आंधी तूफान की वजह से गिर जाए। तो भाई ये सीन देख कर तो कहीं ना कहीं मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं भाई लोगों के लिए ख़तरा है और जो कहीं ना कहीं रात में ट्रैवल करते हैं भाई उनके लिए तो और ज़्यादा खतरे की बात है। जिसके बाद कहीं ना कहीं भाई मैं आगे बढ़ा और मैं अपनी सेंटर की तरफ चल दिया, पर भाई जो आगे होने वाला था वो देख के तो भाई मैं शौक हो गया क्योंकि भाई रोड की हालत जब मैंने देखी तो भाई मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। इतना रोड टूट चुका था भाई रात में बारिश के कारण या किसी और चीज़ के कारण, ये मैं नहीं जानता, पर भाई जो रोड की हालत मैंने देखी भाई आप देखो, आप देख के शौक हो जाओगे कि भाई कितना बेकार रोड हो चुका है। एक ही रात बारिश हुई है केवल, इसके बाद की रोड की हालत है ये आप देखो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। करता जाएगी साइड में, चल तो सही आगे को। मेरा भी कम में पेट्रोल लगी इतनी जाएगी घूम के यार, मैं मार कह रहा हूँ अब निकल जाएगी जो भी हो देखा जाएगा निकल जाएगी यार सुबह। जिसके बाद कहीं ना कहीं भाई सेंटर पे पहुंच गए और सेंटर पे अपना पेपर देने के बाद कहीं ना कहीं घर की तरफ फिर निकल गए और घर की तरफ निकलने के बाद मैंने दूसरा रोड चुन लिया भाई। जिसके बाद मैं इस रोड पे निकल गया भाई क्योंकि रोड मुझे लगा कहीं ना कहीं सही होगा। जिसके बाद भाई मैं इस रोड पर रफ्तार से पकड़ लिया, पर इस रोड पर भी भाई वही सेम चीज़ मुझे देखने को मिली। आप देख सकते हो भाई कितने गड्ढे हो चुके हैं और कितना पानी भर चुका है बारिश के कारण। भाई बारिश ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है जो कि भाई नामुमकिन से लग रहा है कि इतनी तबाही कैसे हो सके। जिसके बाद भाई मैं घर पहुँच कर रिव्यू कर भाई। सबसे पहले अगर तुमने इतनी वीडियो देख ली तो पहले बात है लाइक करें यार, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा ना लगता है यार तुम लाइक ना करते हैं, तुम्हारे इतनी मेहनत करें यार, ब्लॉग बना रहे हैं सब करें फिर तुम लाइक ना करते। चलो कोई बात ना, तुम करोगे ना मुझे पता, तुम हुई है मेहनत दिखती ना मेरी गरीब आदमी की मेहनत। तो भाई यू है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड का स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ पार्टनरशिप का पेपर सब देख सकते हो। देखो ये पेपर देखा हूँ मैं, इतनी मेहनत से पेपर देखा हूँ और भाई मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब है इसको देख के। पेपर को कुछ चीज़ ऐसी हैं जो मैंने खुद ना पड़ी और भाई इस चीज़ में आई। अब वो कौन सी चीज़ है और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो भाई बहुत ही ज़्यादा अलग से लगे मुझे, थोड़ा मतलब कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन लगा, तो वही बताऊँगा। तो आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आया सहाभूति का दायित्व, यानी सहाभूति का दायित्व। सहाभूति क्या होता है? अगर जो आपने भाई डिटेल वेज पढ़ा होगा तो सहाभूति आप बहुत अच्छे जानते होंगे कि सहाभूति क्या होता है। धारण अधिकार क्या होता है? धारण अधिकार हम मेरे हिसाब से तो हमारे सिलेबस में कहीं था ही नहीं, अगर जो था तो भाई मुझे कमेंट करके बताओ क्योंकि मैंने धारण करता मैंने तो पढ़ा नहीं कि कौन से कहाँ था और कैसे सिलेबस में आया, तो यूँ तो मैं अपनी तरफ से लिख के आया हूँ। और तीसरा है मर्सेंटल एजेंट, यानी वाणिज्य अभिवक्ता। अगर जो आपने एजेंट वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आप ये देख सकते हो कि वो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि भाई उस चैप्टर में ये हमें देखने को मिलता है। अगर जो आप इसमें सेक्शन के साथ ही से लिखा है तो भाई आपके 5 नंबर कहीं नहीं है। तो भाई चौथा इसमें डिटेंशन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, यानी विक्रेता अथवा विक्रय करार के अंतर बताइए। यानी विक्रेता क्या होता है, यानी सेल्स क्या होती है और जो एग्रीमेंट टू सेल्स क्या होती है। अगर जो आप इसके बारे में थोड़ा सा जानते हो तो आप ये जानते हो कि भाई कर यानी सेल्स क्या होती है। सेल्स यानी बेचना, जो सेल्स करते हैं आप, जैसे आमतौर पर एक व्यक्ति जब सेल करता है अपनी दुकान में तो वो सेल होती है। एग्रीमेंट वाली सेल ये होती है कि जिसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें एग्रीमेंट के साथ दी जाती है। यानी कि जैसे कोई चीज़ आप एग्रीमेंट से सेल करते हो, यानी एक घर जब आप एग्रीमेंट के साथ सेल करते हो यानी एग्रीमेंट के करते हो भाई मैंने दूसरे का नाम करते हो तो उसको कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। अगर जो आपने पढ़ा होगा भाई आप इसका इजी जवाब दे सकते हो। 5वां इसमें व्हाट इज द पार्टनरशिप एट विल, यानी इच्छाधीन
भागीदार क्या है, इच्छाधीन भागीदार क्या है। तो अगर जो आपने कहीं ना कहीं बिजनेस का सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें ये बताया गया कि इच्छाधीन पार्टनरशिप क्या है। इच्छाधीन पार्टनरशिप वो होती है जो एट अ विल होती है, यानी उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो पार्टनरशिप को कितना चलाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं कि उसको बंद करना चाहते हैं, यानी उसका डिसॉल्वेशन करना चाहते हैं। तो वो चीज़ आप अगर जो पढ़ा होगा तो भाई आपको पता होगी। अब हमारा कहीं ना कहीं बी सेक्शन चालू हो जाए। बी सेक्शन में अगर जो आप देखोगे तो भाई बी सेक्शन में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है मेरे लिए। थोड़ा मुझे क्यों कंफ्यूजिंग लग रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, हाउ डज दे डिफरेंट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी, इंडेमिटी यानी यू कैसा है इंडेमिटी से अलग है। भाई मैं अगर जो अपनी बात करूँ तो मैं प्रतिभूति और क्षतिपूर्ति में कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगा और मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे लिखा है तो कोई बात ना भाई, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाकर है क्योंकि आप एग्जाम लिख रहे हो 3 घंटे आपके पास है। तो भाई आप जितना टाइम बचा सकते हो या जितने टाइम आप लिख सकते हो जल्दी जल्दी उसमें थोड़ा बहुत तो गलत हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, वैसे मुझे पता थी कि ये दोनों क्या होते हैं। फिर इसमें है डिस्क्राइब एंड सॉर्ट ए वेरियस राइट्स ऑफ बेलियर प्रोवाइड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, यानी जो आपने उपनिधिता पढ़ा होगा तो उसमें वेलियर बेल उपनिधिता कौन होते हैं। उपनिधिता वही होते हैं जो सामान को जैसे किसी को दिया जाता है और जब सामान दिया जाता है तो वो कुछ समय के लिए उसको लग देते हैं जब तक उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं होता और उद्देश्य पूर्ण होने के बाद वो सामान को कहीं ना कहीं लौटा देते हैं, तो वो होता है कहीं ना कहीं बेलियर। तो आपने यू भी पढ़ा होगा तो यू भी कहीं ना कहीं 10 नंबर में आया। और अगर जो आप इसके बारे में जानते हो तो भाई इसके बाद ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता, इसलिए उन्होंने शॉर्ट नोट में पहले इसको कहा है कि डिस्क्राइब द शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में डिस्क्राइब करना था, यानी 2-3 पेज में आप डिस्क्राइब कर सकते थे और 10 नंबर आपके पक्के थे। तो मैं भी इसे शॉर्ट नोट में डिस्क्राइब करके आऊँ भाई इसमें विच आर दोज इम्प्लाइड वारंटी इन सेल बाय ऑटोस, यानी वे कौन सी विवक्षित वारंटी है जो नीलिमी द्वारा विक्रेता में निहित रहती है। यानी ऐसी कौन सी वारंटी जो भाई अगर जो आप कोई चीज़ लेते हो तो उसकी वारंटी विक्रेता में रहती है, मतलब विक्रेता जब तक उसको यूज़ करना चाहता है कैसे यूज़ कर सकता है। तो यूँ भाई मैंने ये चीज़ पढ़ी नहीं है और ना मुझे सिलेबस में ये चीज़ मिली, तो भाई मेरे लिए तो थोड़े नई सी थी, तो इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर तो मैंने इसको गलत बोला या गलत बताया तो भाई आप मुझे कमेंट बता सको कि भाई आपने गलत कहा है। अगला है इसमें सी सेक्शन। सी सेक्शन में खंड से में जो 9वां क्वेश्चन है वो थोड़ा भाई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग से लगा, क्योंकि अगर जो आप देखोगे अगर जो आप पढ़ के गए हो तो आप इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगे। अगर जो आप पढ़ के नहीं गए तो भाई आप 100% कन्फ्यूजन होने वाले हो। यानी प्लेगमेंट, बेलमेंट, लाइन और मॉगरेट्स ये क्या होते हैं, यानी जैसे गिरवी रखना, उपनिधि, धारणकर्ता और बंधक, इसमें किस प्रकार डिफरेंस बताने हैं और इसके और जो ये गिरवी है इसका कहीं ना कहीं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने थे। तो भाई यूँ थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता जिसने भाई ना पढ़ा, क्योंकि आप देखोगे तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ यानी इनके जो तरीका है वो कहीं ना कहीं सेम है। जैसे प्लेगमेंट में आप देखो, प्लेगमेंट में क्या होता है कि सामने वाला जो है कुछ चीज़ गिरवी रखता है और उसके बदले में कुछ सामान ले लेता है, ठीक है। बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट में ये होता है कि एक सामने वाले व्यक्ति कुछ समय के लिए सामान देता है और उद्देश्य पूर्ण होने के बाद उसको ले लेता है। और इसमें क्या होता है, धारण करता है, मैं धारण करता स्वयं ही धारण कर लेता, वो किसी से पूछता ना कि मैं धारण कर रहा हूँ। और जो ये तीसरा है जो बंधक है, इसमें ये है कि कोई सामान ले लेता उसको वापस नहीं लौटाता और अपने पास रख लेता, तो वो बंधक करना है। भाई बहुत ज़्यादा माइनर से डिफरेंस है। अगर जो आप इनकी रियलिटी देखोगे आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। इस क्वेश्चन में फंसाने वाले क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर तो 10वीं की बात करें, बिक्री की संविदा पूर्ण करने के लिए किन किन औपचारिकताओं को पूर्ण किया जाना आवश्यक है, समझाइए। यानी जैसे कि यहाँ में पूछा गया व्हाट आर द वेरियस फॉर्मेलिटीज विच आर टू बी ऑब्सेस्ड विद द कंप्लीशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट सेल एग्जाम्पल। तो भाई यू क्वेश्चन तो मेरा बाउंस गया, ये तो मुझे अब तक समझ में आया। आपको समझ में आया तो भाई कमेंट करके बता दियो, ये मेरे को समझ में आया। 11वां क्वेश्चन है हाउ एंड व्हेन ए पार्टनर मे बी रिटायर्ड, यानी कब वो रिटायर्ड हो सकता है पार्टनर, कब और कैसे उसको रिटायर किया जा सकता है। व्हाट आर हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ रिटायरमेंट, लाइबिलिटी और रिटायरमेंट के बाद उसके क्या अधिकार हैं और क्या उसके दायित्व हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सच ए रिटायरमेंट ऑन द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी, यानी इसमें थर्ड पार्टी का अगर जो कोई रिटायर्ड होता है उसमें थर्ड पार्टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन है। अगर जो आपने पार्टनरशिप के जो एक्ट है वो पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा डीप में, तो आपको इसके बारे में पता होगा। फिर इसमें है 12वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसॉल्विंग ए फर्म, स्टेट द वेरियस वे बाय विच ए फर्म कैन बी डिसॉल्व, यानी फर्म के भंग करने से आप क्या समझते हैं और उन विभिन्न रीतियों को कथा कीजिए जिन्हें भंगिता का भंग किया जा सकता है। यानी उसमें बताना है कि भाई जो जैसे बिजनेस को बंद किया जाता है तो उसके बारे में बताओ कि भाई बिजनेस कैसे बंद किया जा सकता है और उनके क्या क्या रीतियाँ और कारण हो सकते हैं वो भी आपको बताने हैं। तो भाई अगर जो आपने सेक्शन पढ़े होंगे जैसे 39 से लेकर 44 तक, तो आप इसके बारे में भाई बिल्कुल आंसर दे सकते हो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर जो भाई 20 नंबर में आया है तो आप छोटा क्वेश्चन बने यहाँ पर भाई 20 नंबर का बिल्कुल क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें 15 नंबर तो भाई आपके बनने ही चाहिए, नहीं तो आपको पढ़ने का कोई फायदा ना है। 13वां इसमें इट्स पार्टनरशिप कंपलसरी रजिस्टेबल, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन एंड हाउ डस इफेक्ट थर्ड पार्टी। तो भाई यू भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं बताऊं तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि क्या भागीदार के पंजीकरण अनिवार्य है, मतलब क्या जो कंपनी होगा उससे सरकार में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। पहले क्वेश्चन ये बनेगा जरूरी है कि नहीं है। अगर जो आप इसमें देखोगे तो भाई ये जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ या नहीं करवाओ,
ये आप लिख सकते थे। फिर इसके बाद आया अपंजीकरण का क्या फल होता है। अगर जो आप नॉन रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। यू इसमें मस्ट स्ट्रोक है भाई। कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं इसमें कि भाई अगर जैसा आप कोई फर्म रजिस्टर कर लेते हो वो इलीगल नहीं होता। कभी आप किसी को रजिस्टर ना करवाओ तो इलीगल हो जाता, इलीगल नहीं होता। पर इसमें इफेक्ट क्या पड़ते हैं, इफेक्ट ये पड़ते हैं कि भाई आप अपना कोई जो थर्ड पार्टी है वो कोर्ट में केस नहीं ले जा सकती, फर्म के खिलाफ केस नहीं कर सकती, पार्टनर फर्म के खिलाफ केस नहीं कर सकती, पार्टनर के खिलाफ फर्म केस नहीं कर सकती, किसी पार्टी के खिलाफ फर्म केस नहीं कर सकती। तो ये भाई इसमें है। और इसमें जो थर्ड पार्टी का इफेक्ट बताएगा, थर्ड पार्टी का इफेक्ट हुआ है कि जो मैं आपको बताऊंगा भाई थर्ड पार्टी का अगर जो कोई फ्रॉड हो जाता है उसके साथ कोई भी अनहोनी हो जाती है कंपनी द्वारा तो वो केस नहीं कर सकता क्योंकि वो लीगल ही नहीं है। तो उस पर केस ही क्या बनाएगा भाई। तो यू है ना, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है ना, तो उस पर कोई केस ही नहीं बन सकता भाई। तो यू थी भाई आज का पेपर। और भाई कैसा लगा आपकी वीडियो, आप लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। अच्छी लगी हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लियो। अभी 2 पेपर बचे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं ब्लॉग और वीडियोस आती रहेंगे। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।